अच्छा, पहला जो क्वेश्चन रेज हुआ है ना, वो ये हुआ है कि परपेचुअल सिस्टम के अंदर हम जब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं तो हम सेल का कॉलम ऐड क्यों करते हैं? यही सवाल है आपका। yes. कि हम सेल का कॉलम ऐड क्यों करते हैं और उससे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। देखिए, आप लोगों ने जब कॉलम बनाया था, और कॉस्ट ऑफ सेल का पहले मतलब सही पता होना चाहिए। जो आपने यूनिट बेचे, जो आपने यूनिट सेल किए, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीद के 12 रुपए का बेचा, तो पता है 12 रुपए इसकी सेल है और 10 रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है। ओके की बात। अब आपने जो कॉलम बनाए थे यहां पर एक परचेज का कॉलम बनाया था, फिर सेल का कॉलम बनाया था, और फिर बैलेंस का कॉलम बनाया था। ऐसा ही है। हम कहते हैं बैलेंस में आपके यूनिट पड़े थे 100, 10 रुपए के हिसाब से 1000। आपने नए यूनिट खरीद लिए। सपोज दैट आपने नए यूनिट खरीदे 200, 12 रुपए के हिसाब से 2400 आ गया। यहां पर क्या लिखोगे? अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो प्लस करके लिखोगे, और अगर FIFO मेथड है तो अलग अलग लिखोगे। पता है, ये आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग आगे एक चैप्टर आएगी, बुक आएगी जिसको बड़ा सब्जेक्ट समझा जाता है, उसका ये पूरा एक चैप्टर है। वो यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवा के वहां पर दोबारा इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब डिटेल क्या, सारे यही है, यही डिटेल भी है और समराइज भी है। तो अब हमारे पास अगर मैं ये देखूं 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000, और 200 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से 2400। अब मैंने 200 यूनिट बेच दिया, 200 यूनिट FIFO मेथड के साथ। पहले 100 कौन से वाला आउट करूं? 10 वाला। किस रेट वाला आउट किया है? दूसरा कौन सा यूनिट मैंने आउट किया? 12 रुपए वाला। कितना? 1200। बाकी बैलेंस में मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? किस रेट वाला? और 1200। अब आपका सवाल था, अब ये जो 100-200 यूनिट है ये मैंने सेल कर दिए। ये जो आगे उसकी वैल्यू लिखी है, ये उनकी सोल्ड वैल्यू है या उनकी कॉस्ट है? ये उनकी सेल है या उनकी कॉस्ट है? और अगर कल तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए तो यही तो कॉस्ट ऑफ सेल है। और आप कह रहे हैं मैं इसे प्लस क्यों करता हूं कॉस्ट ऑफ सेल के लिए? जब है ही कॉस्ट ऑफ सेल तो मैं किसे प्लस करूं? अगर मैं इसकी सेल वैल्यू लेता, मतलब इस 100 को और इस 100 को मल्टीप्लाई करता उसकी 20 रुपीज से जो उसमें कल गिवन था, तो वो उसकी आती सेल। और ये जो 1000 और 1200 है ना, ये वो उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो सेल किए हैं। तो ये क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल। ओके होगी बात। आगे चलते हैं, और इसके क्योंकि सबसे जो बड़ा फेज है, आसान और बड़ा फेज है, वो ये जो हम पढ़ रहे हैं, और बाकी थ्योरेटिकल है, वो है शॉर्ट फेज, लेकिन वो टेक्निकल होते हैं। उसमें से थ्योरेटिकल सवाल बन जाता है तो उसमें ध्यान से चीजें देखनी पड़ती है। इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक सवाल 2 दफा कर लो याद हो जाता है। इसमें कोई चीजें चेंज ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मुश्किल है तो एक ही सवाल पकड़ो, उसको 2 दफा कर दो, अब हर तरह का उस तरह का हर सवाल आपसे होना शुरू हो जाए। तो ये टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ है कि आप लोग अगर इसको ये कहना चाहते हो कि जी आपको आसान लगे, उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं ना, वो बड़े ध्यान से सुननी पड़ती। तो चले जी, हमने परपेचुअल सिस्टम कंप्लीट किया, बट बेसिक फॉर्म में। अगर आप ये कहते हो कि सर अभी हमें परपेचुअल सिस्टम ही कंप्लीट करवा दे फुल फ्लेज, तो आप परपेचुअल सिस्टम ही कंप्लीट कर लेते। या अगर आप पीरियोडिक सिस्टम बेसिक लेवल का करते हैं तो पहले वो कर लेते।
परपेचुअल कंप्लीट करना है, चलो ताजा ताजा आपके दिमाग में भी है, तो एक क्वेश्चन देखें, वो आपकी बुक से क्वेश्चन निकालते हैं, बुक से क्वेश्चन निकालें। आगे बैलेंस आगे बैलेंस सेपरेट करके लिखते, सेपरेट रूल्स के हिसाब से, नहीं सम नहीं करते होते। अच्छा ये छोटे क्वेश्चन है, ये अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये बेसिक लेवल की एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल नंबर जो आपके पास सामने आ रही है, एग्जांपल नंबर 10, ये बेसिक लेवल की है जी। आपको पता है 9 एग्जांपल्स हम पहले कर चुके हैं। yes. उसमें जो एग्जांपल नंबर 2 और 3 है yes. वो मैंने नहीं करवाई, वैसे वो जरूरत नहीं है करने की, इसलिए उसको चाहे आप क्रॉस कर दे। एग्जांपल नंबर 10 आप कर सकते हो इजीली। डेट का क्या रखना है, बस ये आपके पास वो क्या कहता है कि अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम फाइफो और वेटेड एवरेज से, मतलब ये 4 तरह से सवाल हल करना है। पीरियोडिक में भी 2 तरीके, परपेचुअल में फाइफो वेटेड एवरेज, फिर पीरियोडिक में भी, और फाइंड सिर्फ क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपने परपेचुअल से खुद कर लेना है, पीरियोडिक से अभी हमने मैं करवाऊंगा तो फिर देखिए। डिफरेंट क्यों आता है, मेथड से इसलिए डिफरेंट आता है क्योंकि उसकी कॉस्ट फाइंड करने का तरीका चेंज है। अब आप देखो ना, आपके पास ये 2 यूनिट पड़े हुए हैं इस तरह के, एवरेज में फाइंड करेंगे तो दोनों को प्लस करके डिवाइड करके लिखेंगे, रेट कोई और आएगा, और अगर फाइफो से लिखेंगे वो तो अलग अलग रेट पे लिखेंगे, वो तो एवरेज रेट आएगा ही नहीं। बेस्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वो आगे देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है। लेकिन ये हमारे लिए एक आर्ट होती है, टैक्स बचाने के लिए हम ये चीजें चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, कि एक दफा आपने जो मेथड अडॉप्ट कर लिया है ना, वो चेंज नहीं करना, फिर चेंज करना है तो फिर क्यों करना है, वो सारा तरीका हमने सीखा। एग्जांपल नंबर 11 पे आओ, पहले इसको देखते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल ही है। एग्जांपल नंबर 11, yes. ये फुल फ्लैश सवाल, बड़े ध्यान से सीखना है, ना समझ लगे तो साथ पूछना है, और जब मैं आपको होमवर्क ना दिया करूं तो उसका ये मतलब होता है जो क्लास में सवाल किए उसको दोबारा करना, वो लाजमी किया करो, सुस्ती छोड़ दो, तब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा मजा आएगा। क्वालिटी प्रोडक्ट डील्स इन द वेरियस गुड्स, following information pertain to one of its product for the month January 2016। हमने ये क्वेश्चन फाइफो से भी करेंगे, वेटेड एवरेज से भी करेंगे, और ये ऑलमोस्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इसमें शायद एक चीज मिसिंग हो, सेल रिटर्न। मैंने आपको बताया था सेल रिटर्न मोस्टली नहीं आता, बट अगर आएगा तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं। आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री, आपको भी कहां लिखा हुआ है, एंड पे 10,000 यूनिट, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 14,80,000। कोई पर यूनिट कॉस्ट भी बता सकता है, डिवाइड करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री को अभी हम छोड़ देते हैं, बाकी चीजें बाद में पढ़ते हैं। आओ जरा, 6 जनवरी को परचेज किया 15,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 150, फिर सेल कर दिए 18,000 यूनिट 210 रुपए के हिसाब से, फिर परचेज किए, फिर परचेज रिटर्न किए, फिर सेल किए 215 के हिसाब से। देखिए सेल का ताल्लुक सिर्फ एक जगह पे आता है, पता है, सेल के रेट का ताल्लुक, वो जब सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको सेल की वैल्यू ना भी गिवन हो ना, तब भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तब भी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल तब भी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको परचेज रिटर्न गिवन है, सेल ड्राइंग्स गिवन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट चीज। आपको ड्राइंग्स गिवन है,
फिर आपको परचेजेस गिवन है, फिर आपको शॉर्टेज गिवन है, ये भी नई चीज आ गई। अब शॉर्टेज की जगह क्या क्या लफ्ज आ सकते हैं? स्टॉक आपका खराब हो जाए, स्टॉक आपका चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, मतलब अगर आपका स्टॉक किसी वजह से खत्म हो रहा है, वो कोई भी वजह हो जाए, नाम कोई भी आ सकता। अब आ जाए एंड पे, ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड, मतलब कहते हैं जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा ना, उसमें 1200 यूनिट फाउंड टू बी डैमेज, पता चला 1200 यूनिट खराब है। इसका मतलब है जब कोई यूनिट खराब होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बल्ब जल जाना चाहिए, वो कौन सा है भला? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। जब जब आपका क्लोजिंग स्टॉक खराब होगा, आपने फौरन उसकी कॉस्ट और एनआरवी को लाजमी कंपेयर करना। कोई भी रीजन जो हमने पढ़ी थी ना, वाई एनआरवी लोअर देन कॉस्ट, पता है कुछ रीजन पढ़ी थी? कौन कौन सी वजह हो सकती है? स्टॉक डैमेज हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए, चलो उसमें से कोई भी रीजन आ जाए, आपने लाजमी बात है कि उसके ऊपर एनआरवी टेस्ट लगाना है। वो कैसे लगाना है वो हमने सीखना है आगे। एनआरवी of the damaged and good units are 120 and 200 per unit. QP uses perpetual inventory method to record the inventory, और उसने खुद ही कह दिया using weighted average and using FIFO method। हमने दोनों मेथड से करते, डन। चलते बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट, नाम लिखेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन, सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल। पहले किस मेथड से करोगे? 5-4 से करो। अब जरूरी नहीं कि 5-4 से करो, जो दिल करता पहले का। डेट, परपेचुअल में जब भी आएगा सवाल टेबल जरूर बनाएंगे। परचेज, सेल, बैलेंस। फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर रेट और फिर अमाउंट। सब में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बहुत सी टेक्निकल चीजें डिस्कस होने जा रही हैं। हाँ जी, बन गया टेबल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। अगर गिवन है तो देखो जरा आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। 10,000 यूनिट और 14,80,000 उसकी टोटल वैल्यू है। तो ये तो पता है ना पता चले तो बता देना। डेट क्या लिखे हो? 1/1/16। बैलेंस में लिखेंगे 10,000 यूनिट, अमाउंट में लिखेंगे 14,80,000 और रेट में कितना लिखेंगे? 148।
डेट, हाँ हमारा बिजनेस ही वो 2016 का ही है ना, 2016 की डेट ना भी लिखे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दे, आपकी मर्जी है। अच्छा अब ना आपको ना समझ लगे ना, और अगर आपने ना पूछा ना तो समझो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, पूछना जरूरी है। अब चलते हैं, डेट के हिसाब से जाना है, चाहे वैल्यूज इधर उधर बिखरी पड़ी हो, डेट के हिसाब से लिखना है। 6 जनवरी को परचेज किया 15,000 यूनिट 150 के हिसाब से, 6/1/16 कितने यूनिट परचेज किए? 15,000 किस रेट पे? 150। मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना? 2250। अब 3 जीरो हम ऊपर भी लिख सकते हैं। हाँ जी, बैलेंस में लिखने का क्या तरीका होगा? बैलेंस में कैसे लिखेंगे? 10,000 यूनिट 140 के हिसाब से, FIFO मेथड है ना, और 15,000 यूनिट 150 के हिसाब से। ये हमारे पास पहली वैल्यू लिखी गई। अच्छा इसकी एंट्रीज भी हमने करनी है, एक फिर एंट्री के साथ एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, वरना इसी बॉक्स से ही एंट्रीज भी पास हो जाती। 6 तारीख के बाद क्या हुआ? 10 को सेल किए 18,000 यूनिट, 10/1/16 कितने यूनिट सेल किए? 10,000 करेंगे पहले 18,000 टोटल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले 10,000 किस रेट वाले? 148 वाले, और 8,000 किस रेट वाले? 150 वाले। अमाउंट बता दें, ये आ गया 1480000। 8,000 को 150 से मल्टीप्लाई, 12 लाख। बैलेंस में कितने रह गए? 7,000। ये तो प्रैक्टिकल है ना, कोई ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे 15,000 150 कितना पैसा बच गया? 7,50,000। 1050। अच्छा यहां पर ना सारे लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो इसलिए सही बात बोला करें। अपने पेपर में तो जो मर्जी किया करो, पर करते भी हो आप। वहां तो ना कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला, आप अपनी मर्जी करते हो। इसलिए जो दिल करता है। हाँ जी, 10 तारीख के बाद क्या हुआ? 13,000 आपने 160 के हिसाब से खरीद लिए 16 जनवरी को। अभी तक सारा कुछ सब कुछ पुराना चल रहा है। कितने कोई खरीदे? किस रेट पे? टोटल 2,80,000। 2080। उसके बाद लिखेंगे कैसे? 7,150 के हिसाब से और 13,160 के हिसाब से 20800000। आगे चलते हैं। अगली डेट बताएं। 18 जनवरी को परचेज रिटर्न। और कौन से वाले परचेज रिटर्न हो रहे हैं? 150 वाले। कौन से वाले? 150 वाले। तो डेट कौन सी है? 18/1/16। कितने? परचेज में से माइनस किस रेट वाले? 150,000।
बैलेंस में क्या करोगे? 6000 है। 150 वाले 6000 रह गए, तो 6000 150 वाले कितनी अमाउंट आ गई? 9 लाख। और 13,160 वाले 208000 सर ये 6000 वाला पॉइंट छोड़ दें। हाँ, आपने पहले जो जुल्म किया है अपने साथ वो कम है आई कॉम करके। वो भाई मेरे 7000 यूनिट पड़े थे, 1000 परचेज रिटर्न हो गया, मतलब वापस कर दिए, जो खरीदे थे वापस कर दिए, तो 7000 में से बाकी बैलेंस में कितने बच गए? 6000। परचेज रिटर्न। हाँ, तो परचेज रिटर्न है तो स्टॉक में आएंगे या जाएंगे? आएंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब जाएंगे? आएंगे। परचेज रिटर्न हुए, आएंगे या जाएंगे? हाँ, स्टॉक में आएंगे परचेज रिटर्न। क्या कंफ्यूज हो गए? ओ भाई मेरे, परचेज रिटर्न है, जो खरीदे थे अपने पास लाए थे वो वापस कर दिए, तो स्टॉक आउट हुआ या इन? रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है? ये वाला रिटर्न आउट, तो आउट हुआ ना, तो इसलिए 7 में से 1 निकल गया, बाकी 6 बचे। ऐसे मजाक कर रहा था। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर मेंशन ना हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन परचेज का हमेशा बताया होता है, हमेशा। सेल का ना बताया हो तो हम करते हैं। चलो वापस, अवैस तू जिंदा है? जिंदा की डेफिनेशन पता ना भाई, समझ लग रही है? हाँ, 25 जन 2016 सेल हुई 12,000 यूनिट, रेट तो हमें परवाह ही नहीं है। 25/1/16 आपने सेल कितने किए? 12,000। कौन से 12,000 जी सेल करोगे? 6,150 वाले और 6,160 वाले। बैलेंस में कितने बच जाएंगे? 7,160 वाले। अब अमाउंट भी लिख लो, पहला तो आ गया 9 लाख, 6,000 को 160 से मल्टीप्लाई की 9,60,000, 7,000 को 160 से मल्टीप्लाई कर दो 11 लाख। डन। 25 अब आगे बात टेक्निकल। 28 जनवरी को ड्राइंग्स हुई है। अच्छा, 2000 की ड्राइंग हुई। मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं, आपका सवाल कभी गलत नहीं हो। परपेचुअल सिस्टम का है सिर्फ, अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई ना किया तो फिर आपका जो हम तरीकेकार से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं वो सही नहीं होती। वो ट्रिक क्या है? आप लोगों ने परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज के कॉलम में सिर्फ जिंदगी में 2 चीजें लिखना और कभी कोई चीज ना लिखना। परचेज के कॉलम में सिर्फ 2 चीजें। ये ऑफर सिर्फ परपेचुअल सिस्टम के लिए है, पीरियोडिक के लिए नहीं होगी। परचेज के कॉलम में सिर्फ 2 चीजें लिखना। किसको? परचेज को और परचेज को। जो मर्जी हो परपेचुअल सिस्टम के अंदर। एक बात पूरी हो गई। अब बाकी जो कुछ भी आएगा उसको सेल के कॉलम में लिखना, जो कुछ भी। अब देखें, परचेज के कॉलम में तो आती 2 चीजें हैं। कौन सी? परचेज और परचेज। बाकी सब कुछ किस में लिखना है? सेल के कॉलम में। एक बात ये ओके करो पहले। अगली बात, अगर इसको करते क्यों है ये भी बताऊंगा, अभी तो याद भी तो रखना है ना। अगली बात, सेल के कॉलम में सिर्फ 2 चीजें माइनस करते हैं, बाकी जो कुछ भी आता है ऐड करते हैं। सेल के कॉलम में जाके
दो चीजें माइनस करते हैं, वरना बाकी सब कुछ ऐड करते हैं। और आपकी खुशकिस्मती या खुश्क किस्मती, आपके सिलेबस में वो दोनों ही नहीं है। अब बताने तो लगा, जाहिर सी बात है। इसलिए खुशकिस्मती इसलिए कि सिलेबस में नहीं है, और खुश्क किस्मती इसलिए कि वो नॉलेज फिर बंदे का रह जाता है। लेकिन ये जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग में जाकर दोबारा पढ़ लोगे। लेकिन अभी मैं बता देता हूं, वो जो दो चीजें माइनस होने वाली हैं, एक तो आपको भी पता होगा, सेल्स रिटर्न, और दूसरा एबनॉर्मल गेन, नॉट एबनॉर्मल लॉस। देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी इनकम होती है या एक्सपेंस होता है? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस होता है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो जो जब कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस है, दिल को बनाओ, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस है, बिल्कुल है। डन। अब उसमें जितने एक्सपेंस होंगे वो प्लस होंगे, क्योंकि एक्सपेंस में एक्सपेंस प्लस होता है। अब एबनॉर्मल गेन, गेन तो इनकम है, तो क्या एक्सपेंस में प्लस होगी? माइनस। उसमें से माइनस होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको एबनॉर्मल गेन वाला सवाल नहीं है। अच्छा, एबनॉर्मल गेन होता कैसे? एक होता है एक्सपेक्टेड लॉस। मैंने सोचा कि मेरा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपने नुकसान का सोच लिया तो रिकॉर्ड भी कर लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब अगली बात, मैंने सोचा 100 रुपए का नुकसान होगा, रिकॉर्ड कर दिया 100 रुपए नुकसान, एक्चुअल में 60 रुपए का हुआ। अच्छा, उस फिर लॉस को रिवर्स कर देंगे, तो 40 रुपए को कहते हैं एबनॉर्मल गेन। प्रोविजन फॉर बैड डेट सोचते होते हैं, हो सकता है मेरे डेटर्स मुझे 500 के ना मिले, लेकिन एक्चुअल में 400 के नहीं मिले, लेकिन मैंने अलाउंस कितने का क्रिएट कर लिया था? 100 रुपए का ज्यादा। तो जो ज्यादा लग गया तो उसे क्या बोल देंगे? एबनॉर्मल गेन। इमटेरियल तो रिकॉर्ड ही नहीं करते ना। अब एक बार और देखें, हम ना स्टॉक मंगवाते हैं चाइना से, जितना भी स्टॉक मंगवाते हैं ना, हर दफा ऐसा होता है कि कोई 500 का नुकसान हो जाता है। हमने सोच लिया कि 500 का नुकसान होता है, हम उसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आया ना तो पता चला कि 300 का नुकसान हुआ। मैं तो 500 का पहले रिकॉर्ड करके बैठा था, तो 200 का एबनॉर्मल। लेकिन हमारे सिलेबस में ये और सेल रिटर्न भी परपेचुअल सिस्टम में मैंने आपके सवालों में अभी तक नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गया रट्टा, ये तो हो गया रट्टा। रट्टा क्या? पहले रट्टा भी बहुत जरूरी है पेपर के लिए, और कॉन्सेप्ट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी है, और पेपर पास करने के लिए फिर अब पेपर में आपने जब भी जिंदगी में सोचना है, परचेज के कॉलम में कितनी चीजें आनी है? परचेज और परचेज, सेल, बाकी सब कुछ। सेल के कॉलम में सिर्फ दो चीजें माइनस होती है, सेल रिटर्न तो दिल भी मानता है, और दूसरा एबनॉर्मल गेन। बाकी सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड होता है। अब क्या क्या ऐड होता है? शॉर्टेज आ जाए ऐड होगा। आपको पता है शॉर्टेज आपकी इनकम होगी, एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा। एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। स्टॉक को आग लग गई, चोरी हो जाए, और अगर ड्राइंग्स हो जाए तो भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों ऐड होगा? मैं बताता हूं ये क्यों ऐड होगा। एक्सपेंस तो नहीं होता बिजनेस का तो। अच्छा, अब सुने, अभी हमने ना इसकी जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी। अगर मैं आपको पहले जर्नल एंट्री पढ़ा देता, फिर ये सवाल करवाता, तो जर्नल एंट्री मुश्किल लगती। और अब अगर हमने पहले ये पढ़ रहे हैं तो बाद में जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, जो बाद में पढ़ेंगे वो आसान लगता है। अब असल में परपेचुअल सिस्टम में एक फार्मूला होता है स्टॉक का। वो कहता है जब भी स्टॉक आपका डेबिट हो या स्टॉक आपका क्रेडिट हो, अलग से किसी और वजह से ना हो रहा हो, तो उसकी जो दूसरी एंट्री होती है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल होती है। हमेशा। ये मैं बताता भी वैसा क्यों होता है।
स्टॉक डेबिट है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अगर कोई चीज नहीं मिल रही, स्टॉक डेबिट है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और अगर स्टॉक क्रेडिट है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। आप कहेंगे सर ये कहां पे पढ़ा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप मुझे खुद बताएं। स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल, ये स्टॉक कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ता है। तसल्ली से पढ़ते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ सेल का जो फार्मूला आपने सीखा हुआ है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस ओके। मैं कहता हूं ये मेरे पास 100 रुपए आ गया, ये मेरे पास 700 आ गया, और ये मेरे पास 200 आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? 600। अब मुझे बताओ, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए, 200 की वैल्यू ज्यादा हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए, तो बताओ कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ज्यादा माइनस होगा तो कम माइनस होगा तो ज्यादा हो जाएगा। चलो जो भी, अब खामोशी। क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का हमेशा इनवर्स रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का हमेशा हमेशा इनवर्स रिलेशन है। स्टॉक बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, स्टॉक कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, फार्मूले से भी प्रूव है, जर्नल एंट्री से भी प्रूव है। स्टॉक डेबिट हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि एक्सपेंस है कम हो रही। ये बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में भी बड़ी, वैसे भी जनरल कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। दोबारा सुने, कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक का आपस में इनवर्स रिलेशन। अब मुझे बताएं कि जब हमारा स्टॉक एक ऑनर अपनी जाती मकसद के लिए निकाल देगा, तो हमारा स्टॉक कम होगा या ज्यादा? कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और ये ऑफर सिर्फ परपेचुअल सिस्टम में होती है, ये सिर्फ किस में होती है? बाकियों के लिए नहीं, पीरियोडिक में नहीं करना ऐसा, उसका एक अपना तरीकाकार होता है, उसका एक अपना तरीकाकार होता है। ठीक है, तो अब आगे समझ के ड्राइव्स को मैं कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों जाकर, क्योंकि ये सेल का कॉलम नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल का कॉलम। अब आ जाओ 28 जान पे, ड्राइंग 2000 यूनिट, रेट उसने नहीं बताया, तो हमें रेट की जरूरत ही कहां होती है? 28 1 16 कितने यूनिट विद ड्रॉ किए? 2000 यूनिट। किस रेट पे आएंगे? अच्छा पहले लिख दिया कि हाँ जी 2000 यूनिट। अच्छा आपके पास वो उसने ड्राइंग्स कहां से की होगी? जो बैलेंस पड़ा होगा। बैलेंस पड़ा कितना हुआ? 160 वाला। अगर यहां पर 2 बैलेंस होते तो फिर कौन सा रेट लेते? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक रेट गिवन है तो वही रेट ले लेंगे, और अगर एक से ज्यादा गिवन है तो जो पहले वाला रेट है वो लेंगे। तो 160 कितना आ गया? 3। अभी तो बताओ आपके पास 7000 यूनिट था, 2000 ड्राइंग्स हो गए तो 9000 हो गया, 5000 हो गया। अल्लाहु अकबर। कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों ऐड की है? तो ये मैं सारी जो तकरीर कर रहा था। अच्छा किसमें, इसमें ब्रैकेट किधर लगानी थी? माइनस, मैंने 7000 से 2000 माइनस कर तो दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल में ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई? पहले मुझे ये बताया, मैं उसमें प्लस कर रहा हूं माइनस। कॉस्ट ऑफ सेल मेरी बढ़ रही है या कम हो रही है? एक मिनट, आप एंट्री पास करें। क्लोज परपेचुअल सिस्टम के अंदर ना स्टॉक की जो एंट्री है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल के साथ होती है। स्टॉक कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, हमारा एक्सपेंस है तो बढ़ रही है। और अभी मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशन होता है।
परचेजेस ड्राइंग से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा ड्राइंग से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, तो जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में उसे प्लस करूंगा या माइनस? तो प्लस करूंगा ना। और एक बात मैंने और भी तो सिखाई थी कि सेल के कॉलम में सिर्फ दो चीजें माइनस होती हैं, बाकी सब कुछ ऐड होता है। याद करने के लिए अब कॉन्सेप्ट भी आ गया ना। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक किसी भी वजह से कम हो रहा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा हम सेल रिटर्न क्यों माइनस करते हैं? सेल रिटर्न से हमारा स्टॉक बढ़ता है, सेल रिटर्न से हमारा स्टॉक बढ़ता है, इसलिए यहां से माइनस। एबनॉर्मल गेन वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, एबनॉर्मल गेन का मतलब ये होता है कि आपने सोचा था 100 यूनिट खराब हो जाएंगे। ये बात अब सुने, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम 100 रुपया पहले ही माइनस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उतना नुकसान हुआ तो हम अपना स्टॉक बढ़ा देंगे। जब स्टॉक बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे। चले जी, आपके पास 5000 यूनिट बच गया 160 रुपए वाला। बस जिंदा रहना है, समझते रहना है, बार बार सवाल पूछते रहना, ये चीजें क्लियर हो जानी है। कितना आंसर आ गया? पूरा चलो, ड्राइंग वाला मामला क्लियर हो गया। परपेचुअल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 29 जनवरी को 10,000 यूनिट खरीदे। 29 जनवरी को 10,000 यूनिट खरीदे, तो खरीद लेते हैं। 21,116 10,000 यूनिट किस रेट पे? 140, 14 लाख। लिखेंगे कैसे? पहले 5,000 यूनिट 160 के हिसाब से कितना? 8 लाख। फिर 10,000 यूनिट 140 के हिसाब से 14 लाख। उसके बाद 31 तारीख को शॉर्टेज। अब बताओ, शॉर्टेज क्या परचेज के कॉलम में आएगी? परपेचुअल सिस्टम के अंदर तो एक फिक्स कर ले काम सारी जिंदगी के लिए, चाहे कोई कहे ना कहे, आप अपने तरीके से करेंगे, आपके सवाल का जवाब बराबर है, बाकियों का चाहे बराबर आए या ना आए। ठीक है, शॉर्टेज बताओ, इससे हमारा स्टॉक कम होगा या ज्यादा? अगर स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। रेट कौन सा लेना है? अगर कोई एक रेट गिवन है तो वही रेट ले लेंगे, और अगर एक रेट नहीं गिवन तो फर्स्ट इन वाला रेट। रेट कौन सा ले लेंगे फिर? क्योंकि FIFO मेथड है, फर्स्ट इन। कितने यूनिट आपके खराब हुए? 800। किस रेट वाले खराब करने हैं? 160 वाले। अमाउंट बता दें। 1,28,000। आपके पास अब बच कितने गए? 4200। 160 वाले कितनी अमाउंट? 6,72,000। और 10,000 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं 140 के हिसाब से। ये तो आपका परपेचुअल सिस्टम का FIFO मेथड के जरिए कार्ड बन गया। ठीक है, नई चीज क्या आई? ड्राइंग्स और शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब हर टाइप का लॉस। शॉर्टेज का मतलब हर टाइप का लॉस। ठीक होगी बात? आपका सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर रेट ना बताया हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर रेट बताएगा तो फिर भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसकी वजह यह है कि हमने सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया? FIFO। ठीक है,
ब्रैकेट्स, क्वेश्चन के जब कोई चीज माइनस करनी है तो ब्रैकेट लगा, बैलेंस के लिए या यूनिट के लिए, बैलेंस के लिए, बैलेंस अमाउंट जब बैलेंस रुपीज में लिखेंगे, रेट के साथ तो ब्रैकेट कभी नहीं लगाएंगे ना, रेट तो मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा अभी सवाल ही खत्म हुआ, अभी कार्ड बनाए, क्लोजिंग स्टॉक। असल तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। अच्छा अब जरा खामोशी, एक को बस आपके पास अगर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल का कॉलम प्लस कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेल चाहिए अमाउंट, तो जितने यूनिट सेल किए हैं मल्टीप्लाइड बाय उसकी रेट अपने अपने। अब चेक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफिशियली आपके पास ये पड़ा हुआ है, यस सबको नजर आ रहा है। यस अगर ये सारा सही सलामत है तो यही आपका आंसर है, और अगर ये सही सलामत नहीं है तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। ये बात समझ लगी? अगर आपका पड़ा हुआ स्टॉक सारा सही सलामत है तो यही सारा स्टॉक आपका आंसर है, और अगर सही सलामत नहीं है तो फिर हमने जो पहले फेज में किया था, कॉस्ट फाइंड करते थे, एनआरवी फाइंड करते थे, फिर लिखते थे। अब आओ जरा अपने क्वेश्चन के एंड पे जाए, कहता है 1200 यूनिट फाउंड टू बी डैमेज, ड्यूरिंग स्टॉक। एनआरवी उसकी है 120, और बाकी जो अच्छे वाले यूनिट है उनकी एनआरवी कितनी है? 200। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके पास यूनिट पड़े हुए हैं 14,200, कितने? 14,200, इसमें से 1200 यूनिट डैमेज हुए हैं। उसने कुछ नहीं बताया कौन से डैमेज हुए हैं, तो कौन से डैमेज है? फर्स्ट एन। अब सवाल हल करने का पुराना मेथड क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे यूनिट, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, यहां पर लिखेंगे एनआरवी पर यूनिट, और यहां पर लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो पता है ना ये? यस। अब मुझे बताओ, आपके पास 14,200 यूनिट पड़े हुए हैं, अलग अलग करके बताओ कैसे लिखोगे? 1200, 3,000, ऐसा ही होगा कुछ। ये जो 4200 है उसी में से ही 1200 यूनिट आपने डैमेज करने हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ ठीक है। आपके पास 4200 और 10,000 पड़े हुए हैं, 4200 में से 1200 हमने डैमेज कर दिए, बाकी 3,000 भी गुड हैं। अब इनकी कॉस्ट पर यूनिट मुझे कोई बता दे। 1200 की 160, 3,000 की 160, और इसकी बताओ 1200 यूनिट की एनआरवी कितनी? खुद बताएं। 1200 यूनिट की, क्वेश्चन आपके सामने है, 1200 यूनिट की एनआरवी कितनी? 120 या 200? 120। अच्छा अगर आपको जिंदगी में कभी सेल वैल्यू ना बताई हो ना, तो आपने अपने कार्ड में देख लेना, सवाल के अंदर पिछली जो लास्ट सेल प्राइस होगी वही सेल ले लेना। अगर कभी सेल प्राइस ना गिवन हो तो जो गिवन होगी, फ्यूचर सेल प्राइस अगर ना गिवन हो तो जो गिवन होगी वही ले लेना। कभी कभी ऐसा होता है, वो कहता है पिछले साल मैंने इतने का बेचा था, और अगर फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताया तो वही सेल है। क्या हुआ? ये भी तो टेबल। अच्छा देखें, अब ना ये जो आपस में बातें कर रहे हो ना, ये बाद में बातें करना, वो ये जो आपस में बातें कर रहे हैं ना वो बाद, अभी मेरे साथ करो बात। हमारे पास यूनिट कितने रह गए थे क्लोजिंग में? 4200 और 10,000। यस। मैंने क्या बात बताई, अगर स्टॉक डैमेज ना हो तो यही आपका जवाब है। यस। इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना, आपका जवाब आ जाएगा। यस। लेकिन अगर डैमेज होगा तो आपने फिर एक टेबल बनाना है कॉस्ट और एनआरवी वाला, यस। उसको सेपरेट कैसे करना? 1200 यूनिट वो कहता है डैमेज है, तो वो कौन से हमने डैमेज करवाए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो 4200 में से हमने कहा 1200 डैमेज हो गए, तो 1200 मैंने अलग कर दी, 3000 उनकी कॉस्ट कितनी होगी? देखो ना, कॉस्ट तो पूरी पूरी लगती है ना सबके ऊपर। अब इसकी एनआरवी आप कह रहे हो 120 है, और जो गुड यूनिट है उनकी एनआरवी, अब मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो किस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखो? लोअर ऑफ कॉस्ट। 1200 को कैसे मल्टीप्लाई करूं? 120 से। 3000 को कैसे मल्टीप्लाई करूं? 10,000 को कैसे मल्टीप्लाई करूं? बात समझ लगी? और ये IS2 का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा जाता है। नहीं समझ लगी? पहले समझ लगी थी जब मैंने कहा ना मुश्किल समझा जाता है। चीकू पिछले 3 दिन यही तो करते आए हैं। पिछले 3 दिन हमने क्या किया है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आपके पास ये जो आपने अभी बात मल्टीप्लाई किसको किसके साथ? लोअर कॉस्ट एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। उनमें से जो लोग आप जरा खामोश हो, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो मैं किस वैल्यू पे रखता हूं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। 1200 यूनिट की कॉस्ट है 160, एनआरवी उसने खुद बता दिया 120। हाँ जी, और 3000 यूनिट की कॉस्ट है 160, गुड यूनिट है 200, 10,000 की कॉस्ट है 140, और उसकी एनआरवी कितनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये पर यूनिट है। कितना आ गया? 1200 को 120 से मल्टीप्लाई करो। 000 है, और 3000 को 160 से मल्टीप्लाई करें, कितना? 44। फिर ऊपर भी 1 0 कम आएगा। अरे ऊपर ठीक है, 3 2 5 1 मिनट, चलो जो बताते हो मैं लिखता। ऐसे कैसे 3000 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4,80,000। चलो, और इसकी कितनी आ जाएगी? 14 लाख। और इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना? 20 लाख। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और यही उसने पूछा है। पहले ये नोट कर लो। अच्छा, इसको समझे भी सही, जब भी ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो जब क्लोजिंग स्टॉक लिखने लगते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ये लाजमी टेस्ट लगाते हैं। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट भी लिख लो, एनआरवी भी लिख लो, फिर आपस में कंपेयर कर। ठीक होगी बात? किसी को नींद आ रही है तो वो मुंह धो गया, क्योंकि अगला परपेचुअल सिस्टम अब हमने करना है वेटेड एवरेज। ठीक है, यहां तक पहले बताएं कि जिसको जो बात नहीं समझ लगी ना, फिर आगे चलते हैं। डन है? 2 मिनट की कोई ब्रेक नहीं है। ठीक, घर जाकर कर लेना। घर में क्या करते हो? यही काम, ये पढ़ने के अलावा काम है? हॉस्टल है। नहीं, हॉस्टल वालों को ज्यादा काम होते हैं, सोने का काम तो यही करने आए हैं। ये बर्तन भी धोने होते हैं, अपने धोया करो ना। अच्छा चलिए, अच्छा ये हमारे पास ये अब कॉन्सेप्ट तो सारे इसके अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस परफॉर्मेंस है, क्योंकि ड्राइंग्स को जहां लिखना है वो हमें पता चल चुका है, शॉर्टेज को कहां लिखना है वो हमें पता चल चुका है, एंड पे एनआरवी को कैसे डील करना है वो भी हमें पता चल चुका है। अब हम यही सेम क्वेश्चन परपेचुअल सिस्टम विद वेटेड एवरेज करते हैं। तो आपका परपेचुअल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपने कल एक सवाल करवाया और एक सवाल आज। जब कभी परपेचुअल सिस्टम में टेंशन हो, यही सवाल बार बार कर लो, कोई नई चीज है ही नहीं। हाँ, अब इसकी जर्नल एंट्री जो है वो एक ही साथ करेंगे, परपेचुअल की भी और पीरियोडिक की, वो कल करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर देखें जरा,
अच्छा, कल क्लास है हमारी, ठीक है ना, टाइम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टॉक वैल्यूएशन, हाँ जी, वेटेड एवरेज से, परपेचुअल सिस्टम, वेटेड एवरेज। अच्छा, वेटेड एवरेज को ना एव को भी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। उसके बाद सबसे पहले है डेट, परचेज, वही कॉलम बनाए पहले अपने, सेल, बैलेंस। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000 का, 1,116, 10,000, 148 के हिसाब से 14,80,000। इसके लिखने में तो कोई इशू नहीं है ना, चाहे पीरियड फाइफो हो या वेटेड है। अब एक बात तो कंफर्म है, परपेचुअल के अंदर कार्ड बनाते हैं, हाँ जी। उसके बाद सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, और इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन के उसमें हम देखना है जो चीजें 7 कॉमन सेंस वाली हैं उनको भी कंसीडर करना। 6 जनवरी को आपने 15,000 के यूनिट खरीदे, 6,116 कितने यूनिट खरीदे, 15,000। किस रेट पे, 150 पे, 160 पे, 150। टोटल अमाउंट कितनी आ गई, अब बताओ इसको अलग अलग लिखोगे या इकट्ठे करके लिखोगे, कैसे इकट्ठे करेंगे, यूनिट में यूनिट है, अमाउंट में अमाउंट है, फिर आपस में डिवाइड करके रेट, उसे बोलते हैं एवरेज रेट। 25,000, 14,80,000 में 2250 ऐड करें, 37340। 37340, हाँ, 4 दफा लिखो। 4 दफा 373 फिर 4 लिखो। 37 आखिरी 4 नहीं है ना, अच्छा, मतलब 4 दफा लिखो। ऐसे क्या, 3730000, इनको आपस में डिवाइड करें, रेट कितना आ गया, 149.2। 6 के बाद 10 तारीख को सेल की, हाँ जी बताओ, अब भी कोई फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट वाला चक्कर है, अब तो रेट ही एक पड़ा हुआ है, फिर जो पड़ा हुआ है एवरेज रेट। 18,000 यूनिट आपने सेल किए, किस रेट पे, 149.2। 149. करो जरा मल्टीप्लाई और बताओ कितना आंसर आ गया,
600 856। बैलेंस में कितना रह गया? 25,000 में से 18,000 निकाल दो। अमाउंट में से अमाउंट निकाल दो, यूनिट में से यूनिट निकाल दो, अमाउंट में से अमाउंट निकाल दो। निकालो जरा। 10 और आपने रेट चेंज, ये रेट सिर्फ दो वजह से चेंज हुआ करे, परचेज और परचेज रिटर्न, वरना रेट आपने सेम रहता भी सेम है। 10 तारीख के बाद 16 तारीख कितने यूनिट खरीदे? 13,000 एट द रेट ऑफ 160। 13,000 एट द रेट ऑफ 160 कितना? 20,80,000। आगे लिखना कैसा है? 7,000 में 13,000 ऐड कर, अमाउंट में अमाउंट भी ऐड करो। कितना? 312। अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दी, यूनिट में यूनिट ऐड कर दिए, आपस में डिवाइड करके रेट आ जाएगा 156.2। हाँ जी, यहां तक 18 तारीख को परचेज रिटर्न 18,160। 1,000 की परचेज रिटर्न किस रेट वाली? 150। वो खुद बताएगा। 150। अच्छा, यहां पर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई नहीं करना। सेल के कॉलम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता है। परचेज का कॉलम तो हमने बाद से खरीदना होता है, अकाउंटिंग तो हम अपनी कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल को हमने किस पे मेंटेन रख रहे हैं? तो कितना आ गया? 1,50,000। 20,000 में से 1,000 यूनिट आपने वापस कर दिया, तो आपके पास कितना रह गया? बताया होता है। हाँ, अब अमाउंट में से अमाउंट भी माइनस कर दे। 297। अब इसको आपस में डिवाइड करके रेट निकाल। 156.5। रेट कब अपडेट हुआ करेगा? परचेज और परचेज रिटर्न। 18 तारीख के बाद क्या हुआ? 25 को सेल हुई 12,000। 25 को सेल हुई 12,000। सेल 12,000 को अलग अलग लिखने की जरूरत है। रेट कौन सा लोगे? 156.5। 187.8। और आप लोगों के कैलकुलेटर ठीक है। 12,000 को 156.5 से मल्टीप्लाई करना है। 1878 1878। Yes, 1878 उस हिसाब से ना करो ना, फिर जो लिखा है उस हिसाब से कर लो। जिस हिसाब से लिख रहे हैं उस हिसाब से करते जाओ। अब क्या करेंगे? यूनिट में से यूनिट माइनस कर देते हैं, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देते हैं। 7,000 यूनिट बच गए, रेट चेंज करना नहीं है, और अमाउंट से अमाउंट निकाल दें। 1096400।
इसको सही ये बोला यहां तक सही चल रहा है? साथ साथ सारे लोग करते रहा करो साथ ही। 25 के बाद 28 को ड्राइंग हुई है। कहां पे मसला आ रहा है मुझे बताएं, आपस में रोला डाल देते हो। कहां पे मसला आ रहा है? यहां तक ओके है? हाँ जी, 156.6 किधर आ गया 6? वो ऊपर क्या है वही उसको डिवाइड कर हमने से जाके 29744 सब लोग आपने लास्ट हाँ जो रेट है हाँ 10964 भाई रेट वही वाला रहेगा। अच्छा ये परचेज और उसकी वजह से रेट चेंज पॉइंट के बाद ना देखिए, सेल की वजह से रेट चेंज सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से फर्क पड़ता है। एक जैसे रेट वाला उतने से निकाल रहे हैं तो उतने से रहेगा वापस। कोई डिफरेंट रेट वाला प्लस माइनस होगा तो एवरेज चेंज होती है। एक जैसे रेट से तो रेट चेंज नहीं होता ना, इसलिए रेट चेंज नहीं करते होते। आगे चलते हैं। तो अब जरा खामोशी, ड्राइंग्स आ गई। बताओ ड्राइंग्स का क्या करेंगे? सेल के कॉलम में लिखेंगे और ऐड करेंगे। कितने यूनिट? 2000 रेट कौन सा लेंगे? जो रेट गिवन है। अमाउंट मल्टीप्लाई करो। 2000 को 156.5 से 3 लाख 3,13,000 अब आपके पास यूनिट कितने बच गए? इस रेट को हमने चेंज नहीं करना। अमाउंट में से अमाउंट भी माइनस कर दो। इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, यूनिट में से यूनिट माइनस कर देने हैं, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देने। 783 अगर मल्टीप्लाई करते तो राउंड ऑफ की वजह से अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया ना तो 1 इसलिए मैं कह रहा हूं तो आपने ऐसा ना कर, वरना आपका या तो पॉइंट के बाद सारे डिजिट लिखना फिर एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो अगर पॉइंट के बाद नहीं डिजिट पूरे लिख रहे तो फिर ये तरीका कार है, यूनिट में से यूनिट निकाल दिया करो, अमाउंट में से अमाउंट निकाल दिया, रेट चेंज ना किया करो। कितना आ गया? 783 मैं कुछ कह रहा हूं, आप अपने एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हैं। 10,000 की परचेज चलें जी, 29 पे आ गए हो। 29,116 10,000 की परचेजेस। 140 के हिसाब से ना रेट तो एवरेज नहीं इधर नहीं है। अब यूनिट में यूनिट ऐड करो, अमाउंट में अमाउंट ऐड करो और रेट भी अपडेट कर दो। परचेज और परचेज रिटर्न से रेट हमारा चेंज होता रहेगा, वरना और किसी वजह से रेट हमारा चेंज नहीं होगा। 15,000 यूनिट हो गए, 923400 अमाउंट होगी 23 9,783,400 ऐड करना है 14 लाख में 218। अब इनको आपस में डिवाइड करें। 145.56 145.56। आप इसको राउंड ऑफ करके 6 भी लिख सकते थे। 31 तारीख आ गई। शॉर्टेज है 800 यूनिट। कहां लिखोगे? किस रेट पे लिखोगे? 145.5 करो जरा मल्टीप्लाई। 116448। चलो जी, यूनिट में से यूनिट निकाल दो, अमाउंट में से अमाउंट निकाल दो। 15,000 में से 800 निकाला, 14,000 किस रेट पे? 145 क्योंकि इसमें रेट चेंज नहीं होता। अमाउंट से अमाउंट निकाल दे। 20,66,952।
206695। क्या यही आपका आंसर है या इसके ऊपर एनआरवी टेस्ट लगाना है? बिल्कुल एनआरवी टेस्ट लगाना है। अब फाइफो मेथड में तो अलग अलग यूनिट होते थे, इसमें सिंपल आपका एनआरवी कैसे लगेगा, आपके पास 1200 अलग कर दोगे और 13,000 अलग कर दोगे, क्योंकि इसमें आपके पास फाइफो मेथड में सारे अलग अलग होते हैं, इसमें आपके पास सारे इकट्ठे होते हैं। 14,200 टोटल यूनिट है, 1200 डैमेज है, 1200 अलग कर दिया, 13,000 अलग कर दिया, हो गया टोटल 14,200। 1200 की कॉस्ट कितनी है पता है? 145 पॉइंट और 13,000 की एनआरवी कितनी है? इसकी 120 और इसकी वो पता है ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना। अब जी देखिए आपके पास जो यूनिट पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए? 14,200 एंड पे क्लोजिंग स्टॉक। अगर तो ये सारे गुड स्टॉक है तो हमारा यही आंसर है, ये वाला। लेकिन अगर इसमें कोई डैमेज है तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करना है। लास्ट टाइम भी किया था। अब लास्ट टाइम हमारे पास फाइफो मेथड था, उसके फाइफो मेथड के तरीके से हर रेट वाले यूनिट अलग अलग करने होते, वेटेड एवरेज में अलग अलग। इसमें सिर्फ 14,200 के दो हिस्से करती है, डैमेज वाले अलग और गुड यूनिट अलग। अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है सबकी? एनआरवी क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है। अब हमने लिखना किस पे ऊपर है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड 1200 को किससे मल्टीप्लाई करके लिखो और 13,000 को किससे मल्टीप्लाई करके लिखो? 145 पॉइंट करो मल्टीप्लाई 1892280। इन दोनों को प्लस कर दो, ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 20,36280, ये आपका आंसर। और ये उसने अगर कॉस्ट ऑफ सेल पूछेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल वाला कॉलम ऐड करके दे दे। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक पूछे, अगर स्टॉक डैमेज नहीं है, जो एंड पे आंसर आ रहा है वही, और अगर स्टॉक डैमेज है तो एंड पे आकर ये वर्किंग आपने जरूर कर। नोट हो गया सबका? yes. अब ये क्वेश्चन आपने दोबारा खुद से बगैर सॉल्यूशन देखे करना है। क्वेश्चन नंबर 11। ये उसने हमसे पूछा है पीरियोडिक सिस्टम, तो ये फिर हम कल करेंगे। अच्छा, आपने यही सवाल करना है और पिछला सारा रिवाइज करना है, ताकि आप अपने मंडे के टेस्ट की तैयारी ना आज से शुरू करो। पिछले तीनों लेक्चर रिवाइज करने हैं, ये वाला सवाल दोबारा करना है और कल इंशाल्लाह पीरियोडिक सिस्टम खत्म करेंगे।